हेलो। इंडियन पॉलिटी का सबसे स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो है अपना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिर भारत जब आज़ाद होता है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, देन द बेसिक नीड फॉर इंडियंस आर टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारी सबसे पहली ज़रूरत थी कि हमारे देश के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि संविधान जो है बेसिकली किसी भी देश के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है कि आखिर किस तरीके से कोई भी देश चलेगा। क्योंकि पहले हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे बनाया नहीं जाता था। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट्स पास करती थी और उसी एक्ट के हिसाब से यहाँ पे गवर्नेंस की सिस्टम्स जो थी वो चलती थी। चाहे वो चार्टर एक्ट हो, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स हो 1909, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हो 1919, या फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो। तो ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जिसके मदद से देश के अंदर सारी चीज़ें चलती थी। अब सबसे पहली चीज़ जो अपने को समझ में आनी चाहिए वो है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बुक ऑफ लॉ भी कहते हैं। ये बेसिकली अपने देश के अंदर फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री जो भी चीज़ें मेंशन्ड हैं वो कहाँ पे मेंशन्ड हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताती हैं कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म करेगा। चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो म्यूनिसपैलिटीज़ के अंदर का चुनाव हो, चाहे वो विलेज पंचायत के अंदर का चुनाव हो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज़ मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट का नेचर कैसा होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग फॉलो करते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव हेड जो है यानी जो सारे के सारे कामों को करता है वो एक्चुअली में कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर। कहीं कहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो नेचर ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, उसके पावर्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, लोगों के अपने राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या होगी। तो हर एक मैकेनिज़्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, तो इट इज़ अ बुक ऑफ लॉ, फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री. It describes the methods of the formation of government, nature of government, its powers and responsibility. It also describes the citizens, their right and duties. अब सवाल उठता है कि अगर हम लोग बैकग्राउंड में चलें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो आखिर किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले के जो एक्ट्स वगैरह हैं वो हम लोग डिफरेंट लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। अब सवाल उठता है कि इसकी बेसिक आइडियाज़ कहाँ से आए थे। तो सबसे पहली चीज़ जो अपने को याद रखना है कि इन 1934, एक डेट हम लोग याद रखेंगे 1934। 1934 के अंदर जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जो यहाँ के संविधान को बनाए, वो आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, तो M.N. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव थे। 1935 के अंदर कांग्रेस की भी सेशन होगी और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करती है।
उसके पहले 1928 की अगर घटना हम लोग याद करें तो 1927 के अंदर साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। कि 1927 की अगर हम लोग बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था और वो 1928 के अंदर जो है इंडिया आती है। और उसका पर्पस था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे उसका एनालिसिस करना। लेकिन चूंकि उसके अंदर सारे के सारे लोग ब्रिटिशर्स थे तो इंडियन लीडर्स जो थे उन्होंने उसका अपोज़ किया। और उसके वजह से एक सेक्रेटरी थे बर्केनहेड, उन्होंने इंडियंस के सामने एक बात रखी थी कि भाई अगर आप चाहें तो आप खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। कंडीशंस अप्लाइड कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब के सब उसको क्या करें, रेटिफाई करें, तभी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। जो अंग्रेज़ थे वो बोले कि तब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी तो मोती लाल नेहरू जी ने। और उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर किया था। लेकिन अपने ही लीडर्स जो थे मुस्लिम लीग या फिर कांग्रेस के ही लीडर्स थे, उनके खुद के बेटे जवाहरलाल नेहरू, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हुआ जिसके वजह से ये आपका अप्लाई नहीं हो पाया। अगर हम लोग कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर भी जो है डिस्कशंस हुए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, इन सब की चर्चाएं होती हैं। तो 1935 के अंदर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करती है। अब कहता है 1938 अगर हम लोग ध्यान रखें तो 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। यानी कि उनका कहना था कि भारत का जो संविधान बनेगा वो दूसरे देशों के लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। वो यहाँ पे जो बंदे चुन के जाएंगे, एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ के हिसाब से चुन के जाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। तो ये जो है बैकग्राउंड में अपनी कहानी चल रही थी अलोंग दी फ्रीडम स्ट्रगल कि किस तरीके से ये चीज़ें होगी। इसी में आपके पास दो चीज़ें और आती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अगस्त ऑफर 1940 और क्रिप्स मिशन जो था 1942। तो यहाँ पे उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ये चीज़ें जो थी क्रिप्स मिशन की थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। तो इस तरह के प्रपोजल्स लेकर के आया गया था क्रिप्स मिशन के भी द्वारा 1942 में। लेकिन हम लोगों ने उसको भी बोला नहीं, जो है रिजेक्ट कर दिया गया वो कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, अब फाइनल जो आपके पास आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट, वो आता है 1946 के अंदर अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अपना बना है वो किसके तहत बना है तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसमें प्रपोजल्स थे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है वो बेसिकली क्या होता है तो बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कंपोज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग एंड अडॉप्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारा जो संविधान होगा उसके अंदर जो लोग बनाएंगे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। अब टोटल स्ट्रेंथ याद रखेंगे कितना रखा गया था अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान इज़ 389, जिसमें 296 सीट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के लिए रिजर्व किए गए थे और 93 सीट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए रिजर्व किए गए थे। यानी प्रिंसली स्टेट्स जो कि इनडायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में था
और ब्रिटिश इंडिया जो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर में था। तो ये दोनों से जो है आने थे। अब इस 296 का भी एक डिवीज़न था 292 प्लस 4 का। 292 जो थे वो आपके डायरेक्ट गवर्नर प्रोविंसेस से आने थे, और 4 जो थे वो आने थे आपके पास चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से। तो ये चीज़ें अपने को क्या करनी है, ध्यान में रखना है। अब जो है सबसे बड़ी बात थी कि आखिर किस बेसिस पे ये आने हैं। तो कहता है कि अलॉटेड सीट्स जो था वो किसके हिसाब से था, तो पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये भी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि जो सीट्स आपके अलॉट हुए थे उसका बेसिस क्या था, तो पॉपुलेशन, यानी 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव्स होता था। यहाँ पे कम्युनिटीज़ वाइज 3 का प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल। हिंदूज़ वगैरह जो थे वो जनरल के अंदर ही आपके आते थे, यानी मुस्लिम्स और सिख के अलावा जो बच गए वो सारे के सारे किस में आ गए, जनरल के अंदर आ गए। अब कहता है यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होने थे, यानी कि अगर हम प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पे क्या होना था, तो इलेक्शन। और अगर प्रिंसली स्टेट्स की हम लोग बात करें तो वहाँ से लोगों को नॉमिनेट करके भेजा जाना था। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था, किसके लिए, तो प्रोविंसेस के लिए। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि टोटल मेंबर्स कितने थे, 389। ब्रिटिश इंडिया से कितने आने थे, 296। प्रिंसली स्टेट से कितने थे, 93। ब्रिटिश इंडिया के अंदर का 296 कहाँ से था, तो 11 जो गवर्नर प्रोविंसेस से वहाँ से 292, और कमिश्नर्स प्रोविंसेस से 4। बेसिस क्या रहा, तो पॉपुलेशन था कि 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेशन कम से कम होना चाहिए। प्रोविंसेस से जो आने थे आपके पास वो कैसे आने थे, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रिंसली स्टेट से जो बंदे आएंगे वो क्या थे, नॉमिनेटेड। अब जो है चुनाव होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और वो चुनाव होता है कब, तो जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। अब ये जब चुनाव हुआ तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के आ गए 208 सीट्स, इंडिपेंडेंट रहे कितने, 15, और मुस्लिम लीग के जो सीट्स आए थे वो 73 थे। तो अब यहाँ पे जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे, उन्होंने इस चीज़ को मानने से मना किया, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, ऐसा क्यों हुआ। पहले तो उन्होंने मान लिया था कि हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से ही सारी चीज़ें करेंगे। एक्चुअली कैबिनेट मिशन प्लान में एक पॉइंट था कि इंडिया को डिवाइड नहीं किया जाएगा, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया की कोई बात नहीं की गई थी। इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे कंडीशंस था कि आपके 2 स्टेट्स हो जाएंगे, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर ही हो, और वहाँ पे आपकी सरकार होगी, और कॉमन जो चीज़ें होगी वो होगा आपके सेंटर के पास। अब जब मुस्लिम लीग के देखे उन्होंने कि भाई सीट्स तो 73 आ रहा है, कांग्रेस के 208 आ रहे हैं, तो उनको यही चीज़ फील हुआ कि इन फ्यूचर कभी भी जो है मुस्लिम लीग मेजोरिटी में आना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो सेंटर में तो गवर्नमेंट हमेशा कांग्रेस वालों की रहेगी। इस वजह से उन्होंने बॉयकॉट जो है बोला कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो यानी कि नॉट द मेंबर ऑफ द, और एक दो क्वेश्चंस जो आते हैं जो मेन थे आपके, महात्मा गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नहीं थे मेंबर्स। अब चुनाव हो गया, सारे लोग मेंबर्स आ गए। अब यहाँ के बाद जो है जब वर्किंग आपकी स्टार्ट होगी तो सबसे पहली मीटिंग जो हुई 9 दिसंबर 1946, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने पार्लियामेंट के दरबारा हॉल्स में जो है वो लोग मिलते हैं, और वहाँ पे जो है मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया कि भाई हम लोगों को क्या चाहिए, सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहिए। तो इस समय मात्र 211 मेंबर्स जो थे उन्होंने अटेंड किया, और चूँकि सबसे बुज़ुर्ग थे, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनको चेयरमैन बना दिया गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा एज एन ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली।
फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे हम लोग कि जो है किस प्रैक्टिस के हिसाब से। तो फ्रेंच प्रैक्टिस, फ्रेंच में भी क्या होता था कि कोई भी मीटिंग्स हुई तो जो उसमें सबसे बुज़ुर्ग लोग होते थे उन्हीं को जो है क्या किया जाता था, बनाया जाता था। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोबारा जो है आपका क्या होता है, मीटिंग होगी। वो मीटिंग होती है आपके पास कब, तो 11 दिसंबर 1946। और इस समय प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किए जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो है किसको नियुक्त किया जाता है, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी जी को। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया जाता है आपके सर बेनेगल राव। उसके अलावा एक और पोस्ट था आपके पास, ठीक है, वीटी कृष्णमचारी को भी जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बनाया जाता है। यानी दो वाइस प्रेसिडेंट थे, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। एक थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और दूसरे थे आपके वी.टी. कृष्णमचारी। ये नाम जो है ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है, कि दो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में सर बी.एन. राव थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनालिटी। और उसके बाद जब मीटिंग्स स्टार्ट हुई तो 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आए। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली क्या था, तो एक फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कि भारत का संविधान जो बनेगा उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बारे में ये चीज़ें थी कि किस तरीके से इंडिया जो है एक सॉवरेन कंट्री होगा, रिपब्लिक कंट्री होगा, यहाँ पे किस तरीके के सिस्टम्स होंगे, कैसे जो है ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज़ वगैरह को इंडिया के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा पावर और अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, उस सब के बारे में इसके अंदर डिस्कशंस किए गए थे। उसके अलावा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग प्रियम्बल के अंदर आगे समझने की कोशिश करेंगे, उस सब के बारे में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर डिस्कशंस हुए थे। और फिर इसको एडॉप्ट किया गया कब, तो 22 जनवरी 1947 को। तो यही जो है बाद में आपका क्या बनता है, प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब असेंबली का काम क्या था, तो कहता है असेंबली दो काम कर रही थी। एक काम जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का काम कर रही थी, और जिस समय उससे रिलेटेड कोई भी काम होता था तो उसके चेयरमैन होते थे आपके राजेंद्र प्रसाद। और अगर ये नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करता था तो उसके अंदर जो है चेयरमैन होते थे जी.वी. मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये दो चीज़ें जो है अपने को ध्यान में रखनी है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वर्क कर रही थी तो उस समय चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में ये काम करते थी तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत सारे मीटिंग्स किए गए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, ठीक है, और फाइनली जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। अब उसी समय यानी कि 26 नवंबर को कुछ आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे, और कुछ आर्टिकल्स को रखा गया कि बहुत सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अपना संविधान एडॉप्ट करने की जो डेट होगी वो होगी 26 जनवरी 1950। क्योंकि 1929 की अगर घटना हम लोग याद करें तो जो है अपने पास लाहौर सेशन हुआ था नियर द रावी नदी, ऑन द बैंक ऑफ रावी नदी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि हम लोग प्रत्येक जो है नेक्स्ट ईयर यानी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और वो
26 जनवरी को उन्होंने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। और ये सिग्निफिकेंस था 26 जनवरी का, जिसके वजह से 26 जनवरी को जो है उन्होंने डिसाइड किया, और पूरी की पूरी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट होता है 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर को 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 393, 394, ये सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी इनेक्ट हो गए थे 26 ऑफ नवंबर 1949। लास्ट सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था वो हुआ था 24 ऑफ जनवरी 1950 कि इन्होंने जो है डिसीज़न लिया और अपना जो संविधान जो था 24 जनवरी 1950 को जो है वहाँ पे लास्ट जो है मीटिंग आपका होता है। और यहाँ पे आपके पास जो है टोटल स्ट्रेंथ उस समय थी 299 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, प्रोविंसेस से 229 पर्सन्स थे और प्रिंसली स्टेट से 70। अब कुछ फैक्ट्स है जो अपने को याद रखना है। सबसे पहली चीज़ें कि कितना समय लगा, कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस रहता है। तो 2 years 11 months 18 days ब्योहर राम मनोहर जो है सिन्हा, उन्होंने इसको जो है क्या किया था, जो है डेकोरेट किया था, जो शांति निकेतन के अंदर जो है आपके पास है। तो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या किया था, डेकोरेशंस किए थे शांति निकेतन के जो है आर्टिस्ट। कैलीग्राफी की गई थी प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा के द्वारा। उसके अलावा इसको पब्लिश किया गया था देहरादून में। ओरिजिनल कॉपी जो है अभी भी प्रिजर्व्ड है अपना हीलियम केसेस इन द पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली के अंदर। टोटल सेशंस हुए थे 165 डेज़ की काम हुई थी। एंग्लो इंडियंस के रूप में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे फ्रैंक एंथनी। पारसीज़ में सर होमास फिरोज शाह मोदी। टोटल नंबर ऑफ कमिटीज़ आपके बने थे जो है 22, जिसमें 10 प्रोसीजरल अफेयर्स के लिए था, 12 सब्सटेंटिव अफेयर्स के लिए था। स्टीयरिंग कमेटी जो हाई लेवल एडवाइज़र्स की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे। उसके अलावा जो कमिटीज़ हैं उसका याद रखना है अपने को। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बनाए गए थे BR अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है। उसके अलावा एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया दिया गया था सरदार पटेल जी को। और इसके 5 सब कमिटीज़ भी थे, जैसे फंडामेंटल राइट एंड सब कमिटीज़ के अंदर JB कृपलानी जी थे। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी HC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ इन असम, एक्सक्लूडेड द पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़, उसके सब कमेटी के हेड थे गोपीनाथ बारडोली। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ अदर देन असम, उसके सब कमेटी के हेड थे AV ठक्कर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ सब कमेटी था आपके पास, ठीक है। उसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी यानी कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स, ये जो था जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा बहुत सारे माइनर कमेटीज़ हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी लकाडी कृष्णा स्वामी अय्यर होगा ये, ठीक है। हाउस कमेटी B प्रभु सीतारामैया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी जी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट C वरदाचारी, ये असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस B पट्टाभी रमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नंदली रंजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन SK धर। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन।
एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजन से सी वार्धाचारी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी जो है बना था, उसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर जी, एन गोपाला स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, पहले BL मित्र करके थे जो कि रिज़ाइन कर देते हैं अपने बीमारी के वजह से, और उनके जगह पे N माधव राव को रखा गया था। उसके अलावा DP खेतान थे जिनकी डेथ हो गई 1948 में, तो उनके जगह पे TT कृष्णाचारी जो थे इसके अंदर आए थे। कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको इसके साथ ही याद करना है। जैसे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सिंबल था आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो था एलिफेंट। सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था SN मुखर्जी जी को। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में कैलीग्राफी किसके द्वारा किया गया था, तो वसंत कृष्णा वैद्य डेकोरेट किए थे नंदलाल बोस। उसके अलावा ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे रेटिफाइड द इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को जो है अडॉप्ट किया गया था, पिंगाली वेंकैया इसको डिज़ाइन किए थे। नेशनल एंथम जो कि जनगण मन अधिनायक जय हे है, उसको 24 जनवरी 1950 को जो है अडॉप्ट किया गया था, और जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ठीक है, उन्होंने एक नॉवल लिखी थी आनंद मठ सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर, उसको एडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया 24 जनवरी 1950। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें तो 64 लाख का खर्च इसके अंदर आया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रोविज़नल पार्लियामेंट एक्सेप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब तक के लिए जब तक कि इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए, और इलेक्शन हुआ 1951-52। उसके बाद जो है 17 अप्रैल 1950 को वो प्रोविज़नल गवर्नमेंट ख़त्म होती है और नया गवर्नमेंट जो है मई 1952 को बन जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में आया था, डिस्कशंस हुए, फिर सेकेंड ड्राफ्ट आया 1948 को, ठीक है, 1 डेज़ के बाद। फाइनल ड्राफ्ट जो है आपके पास आता है 4 नवंबर 1948। सेकेंड रीडिंग होगी 15 नवंबर 1948, और पहले दूसरे रीडिंग्स में ही जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए थे वो थे 7653, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 2473 सजेशंस पे डिस्कशंस भी हुए। थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 को होती है, और 26 नवंबर 1949 को सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेंबरशिप अगर हम लोग देखें, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से था 55, फिर मद्रास प्रोविंसेस से थे 40, बिहार से 36, उसके अलावा दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, इन सबों से जो है मात्र आपके पास कितने थे, तो एक एक मेंबर्स जो थे इसके होते थे। तो इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।